वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार फिर से मुखातिब हूँ आपसे हिस्ट्री में एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक लेके। दरअसल मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसने गुप्त साम्राज्य के प्रशासन को ओवरशैडो कर दिया। और इस बात को समझने के लिए जरूरी है कि दोनों प्रशासन या दोनों प्रशासनिक व्यवस्था को एक तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए। सर्वप्रथम अगर हम गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में देखें तो गुप्त सम्राट जो थे वो अपने लिए भारी भरकम टाइटल का उपयोग करते हैं। परम भट्टारक, महाराजा धीराज और जो प्रशस्तिकार हैं वो गुप्त राजाओं की तुलना देवताओं से, यम और कुबेर से करते हैं। हालांकि मनुस्मृति में जो एक डिवाइन कंसेप्ट की बात थी राजा के लिए, वो गुप्त काल तक उतनी प्रचलित नहीं थी। और इवन मान भट्ट जो हर्षवर्धन के समय का लेखक है, वो इस डिवाइन कंसेप्ट को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। यम और कुबेर से जो तुलना की गई है वह लोगों में लोकप्रिय नहीं थी। अब चूंकि जो प्रशस्तिकार थे वो राजा को खुश करने के लिए उसकी तुलना करते थे, लेकिन उसकी उतनी मान्यता नहीं थी। प्रशासनिक व्यवस्था में राजा सर्वोपरि, नो डाउट मोनार्की है तो राजा सर्वोपरि होता है। राजा को धर्म का संरक्षक, वर्ण व्यवस्था का संरक्षक, न्याय करने वाला माना गया और उसको शक्तिशाली माना गया। गुप्त काल में ये बातें देखी गई। अगर हम मौर्यन पीरियड से तुलना करें तो मौर्य पीरियड में भी जो राजा था वो सर्वोपरि था। चाणक्य कहता है कि राज शासन जो है, राज शासन सरपासेस एवरीथिंग। राजा पर हालांकि थ्योरेटिकली धर्म का अंकुश था, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो मौर्य पीरियड में राजा पर कोई अंकुश नहीं था। गुप्त काल में हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल की भी चर्चा होती है। जिस तरह से मौर्य पीरियड में मंत्रिपरिषद, अंतः मंत्रिपरिषद की चर्चा चाणक्य करता है। अंतः मंत्रिपरिषद में 3 से लेकर 5 तक सदस्य होते थे जो बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स को संभालते थे। मंत्रिपरिषद में भी 17 से लेकर 23 तक सदस्य हुआ करते थे। तो बड़ा क्लियर कट एक डिफाइन किया गया है मौर्य पीरियड में मंत्रिपरिषद को और अंतः मंत्रिपरिषद को। उस तरह का क्लियर कट डिफिनेशन या मेंबर्स की संख्या के बारे में गुप्ता पीरियड के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। और दूसरा यह भी देखा गया कि मंत्री परिषद तो था गुप्ता पीरियड में और बड़ा वो ताकतवर था। कई बार राजा का उस पर नियंत्रण नहीं होता था। इवन अगर हम देखें तो हर्षवर्धन के पीरियड में खास करके हर्षवर्धन जो राजा बनता है उसमें मंत्री परिषद का बड़ा ही योगदान था, उसके निर्णय का बड़ा ही योगदान था। गुप्त काल में भी मंत्री परिषद बड़ा पावरफुल था। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो जिस तरह से मौर्यन पीरियड में राजा का कंट्रोल मंत्री परिषद पर था, उस तरह का राजा का कंट्रोल मंत्री परिषद पर हमको गुप्ता पीरियड में देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि जो एक नेचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रल अथॉरिटी है, वो मौर्य पीरियड में हमको ज्यादा नजर आता है, गुप्ता पीरियड में उतना हमको नजर नहीं आता है। केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति मौर्य साम्राज्य में हमको मिलती है वो नजर नहीं आता है गुप्त काल में। समुद्रगुप्त ने जिन राजाओं को पराजित किया और खास करके दक्षिण भारत में भी,
बाद में उनको वो छोड़ दिया। वो वहां अपने हिसाब से शासन करते थे, सिर्फ एक वार्षिक ट्रिब्यूट देते थे राजा को। जबकि मौर्य काल में हम ये स्थिति नहीं देखते। मौर्य काल में जिन क्षेत्रों को भी जीता गया उनको मौर्य साम्राज्य में या मगध साम्राज्य में मिला लिया गया और केंद्र के द्वारा वहां गवर्नर नियुक्त किया जाता था, खास करके राजकुमारों को, प्रिंस को नियुक्त किया जाता था और वो शासन करते थे। चंद्रगुप्त के पीरियड में 3 प्रोविंस थे, बिंदुसार के पीरियड में 4 प्रोविंस थे और अशोक के पीरियड में 5 प्रोविंस थे। और 5 प्रोविंस में राजकुमारों के द्वारा शासन होती थी और वहां भी मंत्री परिषद होता था। और वो जो मंत्री परिषद प्रोविंस में होता था वो वहां के गवर्नर के प्रति उत्तरदायी नहीं था, बल्कि राजा के प्रति उत्तरदायी था। तो किस तरह का एक कंप्लीट सेंट्रलाइज रूल मौर्य पीरियड में था, वो दर्शाता है प्रोविंस का जो उदाहरण है। इस तरह का सेंट्रलाइजेशन हमको गुप्त काल में देखने को नहीं मिलता है। तो अगर हम सेंट्रलाइजेशन के फॉर्म में देखें तो जो मौर्य साम्राज्य है वो गुप्त साम्राज्य को पूरी तरह से ओवरशैडो कर देता है। कामांडक के नीति सार में अमात्य और मंत्रियों की चर्चा है जो राजा की सहायता करते थे। मौर्य पीरियड में भी हम अमात्य और मंत्रियों की चर्चा पाते हैं। कामांडक अमात्य और मंत्री परिषद के बीच के अंतर को भी दर्शाता है। कालिदास की रचनाओं में भी मंत्री परिषद की चर्चा है, बाणभट्ट की रचनाओं में भी मंत्री परिषद की चर्चा है। पीएल गुप्ता इतिहासकार हैं, वो अमात्य को मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी से इक्वेट करते हैं। तो नो डाउट ब्यूरोक्रेसी की चर्चा है। मौर्य पीरियड में एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेसी की व्यवस्था थी। तीर्थास थे, अध्यक्ष थे, महामात्य थे, राजका। तो एक लंबी चौड़ी ब्यूरोक्रेसी की चर्चा हम देखते हैं मौर्य पीरियड में, और जिनको कैश सैलरी दी जाती थी। हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग अध्यक्ष होते थे। तो ब्यूरोक्रेसी की चर्चा हम गुप्त पीरियड में भी पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखते हैं कि कई बार एक ही व्यक्ति जो है वो कई पदों को सुशोभित कर रहा था, वो कई पदों को डील कर रहा था। जैसे हरिसेन जो एक ही साथ कुमारामात्य, संधि विग्रहिक, महादंड नायक तीनों पद को संभालता था। तो जब एक ही व्यक्ति कई पदों को संभालेगा तो किसी भी एक व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता होती है, और जब वो तीनों डिपार्टमेंट को एक साथ संभालेगा तो निश्चित रूप से वो सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। तो जिस तरह से शार्पनेस या एफिशिएंसी मौर्यन पीरियड में ऑफिशियल्स की होगी, उस तरह की इफिशियंसी हमको गुप्ता पीरियड में नहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति 3-3 पोस्ट संभाल रहा है। दूसरा, जो हायर पोस्ट थे वो गुप्ता पीरियड में हम देखते हैं कि वंशानुगत होते गए। करमगंडा अभिलेख से हमको पता चलता है कि एक ही पोस्ट को 5-5 पीढ़ियों तक लोग संभाल रहे हैं। स्कंदगुप्त के समय में पर्णदत्त और चक्रपालित पिता और पुत्र थे। वो एक ही पोस्ट पर वंश परंपरा के अनुसार काबिज थे। मतलब हायर पोस्ट को वंशानुगत कर दिया गया गुप्त काल में, जो हमको मौर्य पीरियड में देखने को नहीं मिलता है। अब ये जरूरी नहीं है कि पिता अगर इफिशिएंट है तो पुत्र भी इफिशिएंट होगा, वो भी कैपेबल होगा। तो हायर पोस्ट को वंशानुगत करना गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था के कमजोरी को दर्शाता है, या प्रशासनिक व्यवस्था कमजोरी की ओर अग्रसर हो रही होगी। तो अगर इस रूप में हम देखें, मौर्य पीरियड से हम तुलना करें,
तो मौर्य पीरियड में हमको ज़्यादा इफिशिएंट ब्यूरोक्रेट नज़र आते हैं। गुप्त काल में उतना एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट हमको नजर नहीं आते हैं। तो इस टर्म में भी मौर्य पीरियड ओवरशैडो करता है गुप्त काल के प्रशासनिक व्यवस्था को। जिस तरह से मौर्य काल में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डिफरेंट यूनिट में डिवाइड किया गया था, सेंटर, प्रोविंस, जनपद, ग्राम, उस तरह से डिवीजन हमको गुप्त काल में भी देखने को मिलता है। सबसे ऊपर देश, जिसका प्रशासक गोपना होता था, उसके नीचे भुक्ति, जिसका प्रशासक ऊपरिक होता था, भुक्ति से नीचे विषय, जिसका प्रशासक विषयपति होता था, वो एक विषय परिषद की सहायता से शासन करता था, जिसमें 4 सदस्य होते थे। विषय से नीचे पेट और पेट के नीचे ग्राम। तो एक डिवीजन तो हमको नजर आता है, लेकिन जो एक अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट था मौर्य काल में, उस तरह का अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट हमको गुप्त काल में नजर नहीं आता है। शायद इसका एक कारण ये भी था, जो बाद में हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन ही धीरे धीरे समाप्त होने लगा था गुप्त काल में। फिर एक जो सेंटर का कंट्रोल हमको देखने को नजर आता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी गुप्त मौर्य काल में, उस तरह का कंट्रोल हमको गुप्त काल में देखने को नहीं मिलता है। एक और जो बात देखी गई, मौर्य पीरियड में जो भी ऑफिशियल्स थे उनको कैश सैलरी दी जाती थी। गुप्त काल में हम देखते हैं कि भूमि अनुदान की प्रथा शुरू हो जाती है। सैलरी के रूप में भूमि प्रदान कर दी जा रही थी ऑफिशियल्स को। गुप्त काल में जो ये भूमि अनुदान की प्रक्रिया शुरू हुई, सैलरी के लिए भी और दूसरे कार्यों के लिए भी, यह 2 चीजों को दर्शाता है। एक तो इकोनॉमी के कमजोर होने को दर्शाता है। नो डाउट ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन उसी समय चलाया गया, लेकिन डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए कोई कॉइन नहीं था। हजारों हजार गांव दान में दिए जाने लगे, और सिर्फ गांव ही नहीं दिए जाने लगे, ये रेवेन्यू का ट्रांसफर नहीं था, एक तरह से लैंड ओनरशिप का ट्रांसफर था। उस क्षेत्र पर जो दान में दिया जाता था, उस पर रूल करने का अधिकार जो जिसको जमीन दी गई थी उसको दे दिया गया। वहां से माइंस को एक्सप्लॉइट करने का अधिकार दे दिया गया। यह राजकोष के लिए बहुत बड़ी क्षति का कारण। जो रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू राजकोष के लिए उपयोग होता, राजकोष में जमा होता, अब इन भूमि दान प्राप्त करने वाले लोगों को मिलने लगा, जो स्थिति मौर्य काल में नहीं थी। मौर्य काल में जितने भी टैक्स थे जो एक्सट्रैक्ट किए जाते थे, वो राजकोष में जमा होते थे। राजकोष मजबूत था। राजकोष मजबूत है तो राजा भी मजबूत है, और राजकोष मजबूत है तो सैन्य व्यवस्था भी मजबूत है, ब्यूरोक्रेसी भी मजबूत है, क्योंकि उसको टाइम पर सैलरी मिलती। नतीजा यह हुआ कि गुप्त काल में बाद के दिनों में अस्थायी सेना रखना भी मुश्किल हो गया राजा के लिए, और सामंतों के सैन्य सहायता पर राजा आश्रित होने लगे। तो जो राजा का जो एक क्षमता थी, ताकत थी, सैन्य बल जो था उसके पास, वो बल कमजोर हो गया। एक सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत हो गई, फ्यूडल सिस्टम शुरू हो गया। और फ्यूडल सिस्टम जब शुरू हो गया तो एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, बेगार का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, विस्ती व्यवस्था शुरू हो गई, महिलाओं की स्थिति से खराब हो गई, और जो एक अर्बन इकोनॉमी थी, अर्बन सेंटर था, जो ट्रेड था, वो डिक्लाइन करने लगा। तो इकोनॉमी जिस तरह से मौर्य प्रशासन में मजबूत थी, उस तरह से मौर्य इकोनॉमी मजबूत हमको गुप्त काल में देखने को नहीं मिलती है। अर्बन इकोनॉमी डिक्लाइन होते हुए नजर आती है, क्लोज्ड इकोनॉमी की शुरुआत होती है, और फ्यूडल सिस्टम डेवलप होता है। तो आर्मी के स्ट्रेंथ के नजर से अगर हम देखें,
अर्बनाइजेशन के नज़र से हम देखें, ट्रेड के नज़र से अगर हम देखें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के नज़र से हम अगर देखें, तो मौर्यन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो गुप्त एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ओवरशैडो कर देता है। नो डाउट विकेंद्रीकरण की एक नई प्रवृत्ति गुप्त काल में शुरू होती है, जो आधुनिक काल में भी प्रचलन में है और उसको अच्छा भी माना जाता है। लेकिन अगर हम प्राचीन काल में हम जाते हैं, मोनार्की के फेज में जाते हैं, तो मोनार्की के फेज में सेंट्रलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता था। सेंट्रल अथॉरिटी का मजबूत होना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता था। और अगर आज भी हम देखें तो जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की व्यवस्था की गई है ताकि अलगाववाद की प्रवृत्ति ना बढ़े। तो प्राचीन काल में भी स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। तो जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति मौर्य काल में थी, वो प्रवृत्ति हमको गुप्त काल में देखने को नहीं मिलती है। और यही वजह है कि एक नया सिस्टम, एक नया कंसेप्ट, फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट गुप्त काल के बाद शुरू होता है। मौर्य काल में हमको कोई भी फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट देखने को नहीं मिलता है। तो अगर इस नज़रिए से हम देखें, सेंट्रलाइजेशन के नज़रिए से देखें, सेना की ताकत के नज़रिए से देखें, राजा की सत्ता के नज़रिए से देखें, ताकत के नज़रिए से देखें, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के नज़रिए से देखें, कैश सैलरी देने के नज़रिए से देखें, एक लार्ज ब्यूरोक्रेसी के नज़रिए से देखें, ब्यूरोक्रेसी के इफिशियंसी के नज़रिए से अगर हम देखें, तो हम कह सकते हैं कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ओवरशैडोड द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। मैं ये नहीं कहता कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन बेकार थी या उसकी कोई खूबी नहीं थी, लेकिन अगर हम तुलना करें कि ओवरशैडो किया गया नहीं किया, तो कई मायने ऐसे हैं, कई पहलू ऐसे हैं जिसमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरशैडो कर देता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।